सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 8वीं कक्षा की अभ्यास सागर की पुस्तक का 13वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, सूर और तुलसीदास के पद। तो यहाँ पर इस पाठ में हमारा जो अभ्यास सागर में जो हमारा टॉपिक दिया है वो अलंकार दिया है, इसकी पुनरावृत्ति, क्योंकि पुनरावृत्ति मतलब दोहराई हम लोग इसकी कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारा पहले आ चुका है। तो हम लोग इसका बस रिवीजन कर रहे हैं, इधर इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये वाला दे रखा है बेटा, इधर नीचे दिए गए काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तू तो कहत बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना कि इसमें क्या कोई ऐसा शब्द है या फिर कोई ऐसा जिसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पे तू तो, ठीक है, तूतों में त जो होता है उस वर्ण की आवृत्ति हुई। यहाँ पे बल की बेनी में ब वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ब वर्ण की भी यहाँ आवृत्ति हुई है। तो त और ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर उसके बाद है वृदुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। तो यहाँ पे वृदुम से अरुण अधर, अरुण अधर में यहाँ अ वर्ण की आवृत्ति हुई है और मुख मधुर मधुर में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अब इस वाक्य में जो क वाला है उसमें त और ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, जबकि ख वाला जो वाक्य है उसमें अ और म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। तो इसकी हम लोग परिभाषा को पूरा करेंगे कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद आता है बेटा हमारा ये सेकंड क्वेश्चन, काढ़त गुहत निहावत ओछत नागिनी सी भू लेटी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सी लेटी यानी हम लोगों ने नागिनी सी, तो यहाँ किसी चीज की तुलना की गई है। सी जो होता है यानी सा सरे सम सी से, ये सारे के सारे किसी चीज के साथ तुलना दिखा रहे हैं, यानी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाती है, तो वहां पर इस तरह के वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि यहाँ पर काढ़त गुहत नहावत ओछत, यहाँ चोटी की, यहाँ उपमेय क्या हुआ, उपमेय क्या होता है, किसी चीज की जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और उपमान होता है कि जिस वस्तु से तुलना की जाती है। तो यहाँ इस पंक्ति में हमारी तुलना किस चीज की होती है, उपमेय की, यानी उपमेय की हम लोगों ने तुलना, यानी चोटी जो है उसकी तुलना की गई है, किस चीज से की गई है, उपमान से। यहाँ उपमान क्या होगा, नागिन। ठीक है, इस लाइन में हमारा जो उपमान है वो क्या है, नागिन। और जो उपमेय है यानी जिस वस्तु के हम किसकी तुलना कर रहे हैं, चोटी की, और किससे कर रहे हैं, नागिन से। और यहाँ अगर हमारा साधारण धर्म देखा जाता है तो वहां पर काली और मोटी है। यहाँ आप लोग लोटी भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उस नागिन की तरह उसको जमीन पर लोटे हुए दिखाया है, लेटे हुए दिखाया है, लेकिन उसकी तुलना इस वजह से भी हुई है क्योंकि वो एक नागिन की तरह काली और मोटी है। उसके बाद यहाँ वाचक शब्द जो है वो है सी। ठीक है, नागिनी सी में सी जो शब्द है वो इसका वाचक शब्द हुआ। फिर हम लोग अगला करते हैं, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। यानी रघुवर जैसा कि आप लोगों को पता है कि रघुवंश जो होता है वो सूर्य वंशी है, यानी ये लोग सूर्य वंश थे, ये सूर्य से ही ये वंश चला आ रहा है, तो इसलिए इसको, यानी यहाँ रघुवर को रामचंद्र जी की तुलना किससे की गई है, भगवान सूर्य भगवान से की गई है, सूरज से, कि जो राम जी थे वो यानी सूर्य के समान ही उनकी आभा, उनकी छवि बनती जा रही है। तो यहाँ पर हमारा उपमेय जो होगा वो होगा राम, यानी रघुवर अर्थात राम, और उपमान जो होगा वो रघुवर यानी सूर्य। ठीक है, यहाँ पर जो रघुवर है वो सूर्य का ही रूप दिखाया गया है, यानी वो सूर्य है, और एक जो रघुवर है वो राम जी है। और इनका जो साधारण धर्म है वो हम लोग चमक कह सकते हैं, आभा कह सकते हैं, उनकी जो छवि है यानी जो उनका रूप बना हुआ है, उनकी चमक जो है वो एकदम सूर्य की भांति, जैसे सूर्य में चमक होती है, आभा होती है, वैसे ही जो रामचंद्र जी है उनके चेहरे पर भी वैसे ही सूर्यवंशियों वाली चमक आने लगी है। तो यहाँ पर समान जो है वो वाचक शब्द होगा। अब इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु
के साथ किसी समानता के आधार पर हो, यानी उन दोनों में कोई ना कोई ऐसी समानता होनी चाहिए जिसके कारण उनकी तुलना की जा रही है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, चंद्र खिलौना, तो यानी चांद रूपी खिलौना, चांद को किस रूप में माना गया है, एक खिलौने की तरह माना गया है। तो यहाँ अगर हम लोग मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चांद को एक खिलौने का रूप दे दिया गया, उसको एक खिलौना मान लिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग उपमेय हमारा होगा बेटा चंद्रमा, चांद, और जो उपमान है वो हमारा होगा खिलौना। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट वाला है चरण सरोज पखारन लागा है, तो इसमें चरण जो है यानी पैर जो है वो क्या है, सरोज, उनको कमल की तरह माना गया है। तो यहाँ पर जो हमारा उपमेय होगा वो चरण होगा, और जो उपमान है वो कमल यानी सरोज। तो ये हमारा हो जाता है रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा जैसे कि आपको पता है, आप पहले भी कर चुके हो ये सारे, कि जहाँ बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप लगाया हो, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, यहाँ दे रखा है निम्नलिखित पंक्तियों में से मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हमें मानवीकरण बताना है। मानवीकरण का क्या होता है, जहाँ जड़ वस्तुओं की को किसी मानव की तरह चेष्टाएं करते हुए दिखाता है, एक मानव की तरह कुछ कार्य करते हुए दिखाते हैं, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी एक एक निर्जीव चीज, एक जो जड़ चीज है, वस्तु है, उसको एक मानव की तरह कोई ना कोई कार्य करते हुए दिखाया गया है, क्रिया करते हुए दिखाया जाता है, तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे इसमें दे रखा है, बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े। तो यहाँ पर बीज हजारों, यहाँ पर इस पंक्ति में जो बीज है उनको एक व्यक्ति की तरह, एक मनुष्य की तरह आंखें बंद करके, ठीक है, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, यानी गीली मिट्टी की चादर ओढ़े, वो बीज कैसे लेटे हुए हैं, आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। तो यहाँ पर बीज को आंखें बंद करना और लेटना जो होता है, उनको ये क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, एक मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो आप लिख सकते हो कि इन पंक्तियों में बीज को एक मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद है फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो यहाँ पर फूलों की और कलियों को एक मनुष्य की तरह हंसते और मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। क्योंकि जो फूल होते हैं और कलियां होती हैं वो हंसती और मुस्कुराती तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक इंसान की तरह उनको हंसते और मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। ये इसमें परिभाषा भी दे रखी है कि जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय जो चेष्टाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब हमारा आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क वाला देखिए बेटा, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो यहाँ पर लहरों को एक इंसान की तरह सागर के हृदय पर नाचते हुए दिखाया गया है, और उन्हें मधुर गान करते यानी मीठा गाते हुए उनको दिखाया गया है, तो वो एक मानव की तरह नाचते और गाते दिखाई गई हैं, तो इसलिए इस लाइन में हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर हरिपद यानी प्रभु के जो चरण है उनको कैसा माना गया है, कमल के समान माना गया है, एक कमल के समान कोमल माने गए हैं, तो यहाँ हमारा उपमा अलंकार होगा। क्योंकि यहाँ पर हरिपद जो है उनकी उसको, और ये जो कमल है, तो हरि पद की यानी पैरों को, हरि के पैरों को यहाँ उपमेय माना गया है, और उपमान यहाँ पर होगा कमल। और यहाँ जो कोमल है, क्योंकि उन दोनों के बीच में साधारण धर्म क्या है, कोमलता, क्या कारण है जिनके कारण उनकी तुलना हुई है, कोमलता, और से जो है वो इसका होगा वाचक शब्द, तो ये उपमा अलंकार है। कालिंदी कूल कदम की डार, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। कान पकड़कर सूरज जब होले से धकी आएगा, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, क्योंकि सूर्य का क्या दिखाया है कि वो कान पकड़कर उसको धीरे धीरे उनको धक्का देंगे, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। फिर यहाँ है अपलक नभ नील नयन विशाल, तो यहाँ पर न वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार।
नेक्स्ट वाले में मृदु मंद मंद मंथर मंथर, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर है पीपल पात सरिस मन डोला, तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पीतल के पत्ता जो होता है उसका तुलना किस चीज से की गई, यानी हमारे जो मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सरिस जो है वो उसका एक जो वाचक शब्द है वो होगा, और यहाँ पर डोलना यानी हिलना जो है वो एक इसका साधारण धर्म होगा, तो यहाँ उपमा अलंकार है। अंबर पनघट में अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो यहाँ पर जो उषा नागरी है उसको यानी एक व्यक्ति की तरह यहाँ पर दिखाया गया है, एक मानव की तरह प्रयोग हुआ है ये सारा, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। और अंबर को एक पनघट के रूप में लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, अंबर रूपी पनघट में जो उषा नागरी है वो तारा घट को यानी तारों के रूप में जो वो है, सॉरी घड़े के रूप में जो यहाँ पर तारे दिए गए हैं, तो उनको डुबो रही है, यानी सुबह जब भोर होती है तो सारे तारे जो होते हैं वो धीरे धीरे दिखाई देने बंद हो जाते हैं, तो वैसे ही इसमें दिखाया है कि जैसे जैसे सुबह होती जाती है तो वो सारे के सारे उस जो अंबर रूपी पनघट पर से सारे जो उनके घड़े हैं उनको छिपा देती हैं, उनको डुबो देती हैं। तो यहाँ पर हमारा रूपक और मानवीकरण अलंकार होगा। उसके बाद हमारा आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया जाता है इधर, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है बेटा अनुप्रास अलंकार के हमें यहाँ पर उदाहरण लिखना है, यानी जो अलंकार दे रखा है उसमें हमें एक एक उदाहरण लिखना है और स्पष्टीकरण करना है कि यहाँ पर वो अलंकार क्यों प्रयोग हुआ है। अब अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास में हम लोग लिखेंगे नप्पर चमचम चपला चमकी, तो यहाँ हमें इसका स्पष्टीकरण देना है, क्योंकि यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर यहाँ अगले में आता है बेटा उपमा अलंकार, हाय फूल सी कोमल बच्ची। ठीक है, तो यहाँ पर फूल सी कोमल बच्ची, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है, क्योंकि इन पंक्तियों में बच्ची की तुलना किससे की गई है, फूल के साथ की गई है। क्यों, क्योंकि जो फूल होता है वो भी कोमल होता है, बच्ची है वो भी कोमल है, तो यहाँ पर इसकी लड़की बच्ची की तुलना किससे की गई है, फूल से, और यहाँ हमारा अलंकार कौन सा हुआ, उपमा अलंकार। फिर उसके बाद आता है यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर चरण जो है उनको किस रूप में माना गया है, किसके समान माना गया है, किसका रूप दिया है, कमल का रूप दिया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में फूल हंसे कलियां मुस्काए, तो यहाँ फूलों को एक मनुष्य की तरह हंसते और कलियों को मुस्काते हुए दिखाया गया है, तो इसलिए इस लाइन में हमारा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है आओ दोहराएं, यानी वो सारे टॉपिक्स जो हमारे पहले आ चुके हैं हम वही विषय एक बार दोबारा से दोहराएंगे इधर। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति मोटे काले जो शब्द हैं उनके विलोम शब्दों से करनी है, यानी जिसमें जो भी मोटा और काला शब्द दिया है उसका हमें विलोम लिखना है। ईश्वर का न आदि है और न अंत। ठीक है, आदि आदि मतलब शुरुआत किसी चीज की, और अंत उसका खत्म, यानी ईश्वर का ना ही तो कोई शुरुआत होती है और ना ही उसका कोई अंत होता है। यश, उसका विलोम क्या होगा, अपयश। यश अपयश मनुष्य के हाथ है, यश पाने के लिए उसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना होगा। फिर है ईश्वर के दो रूप माने गए हैं, एक साकार और एक निराकार। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु कर्म में लीन है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, तो जड़ का उल्टा क्या होगा, जड़ का विलोम क्या होगा, चेतन। फिर आता है मानव जीवन शाश्वत नहीं नश्वर है, यानी एक दिन खत्म होने वाला है। नश्वर क्या होता है, जो एक दिन खत्म होने वाला होता है, तो शाश्वत का उल्टा होगा नश्वर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा दे रखा बेटा, इसमें हमें विलोम शब्द लिखने हैं, तो सॉरी ये अनुस्वार और अनुनासिक जो है इसका प्रयोग हमें करना है। हम लोगों को ये देखेंगे कि कहाँ जैसे संबंध में है, संबंध में अनुस्वार का प्रयोग होगा, बूंद उसमें अनुनासिक का होगा, बंधन में न यानी जो उसका अनुस्वार का प्रयोग होगा, कुआं कुआं में अनुनासिक, दिनांक में अनुस्वार, अंत में अनुस्वार, बांध उसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है,
हंसना, उसमें भी अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, और स्वयं जो है उसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांट कर लिखिए, साथ में उसका भेद का नाम भी आपको बताना है कि वो कौन सा भेद है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विशेषण जो होते हैं उनके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरा संख्यावाचक विशेषण होता है, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण होता है, चौथा सार्वनामिक विशेषण होता है। संख्यावाचक में ये है कि हमारा निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। यानी जहाँ किसी निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है वहां पर निश्चित संख्यावाचक, और जहाँ किसी संख्या की यानी प्रॉपर संख्या के बारे में नहीं बताया गया है, कि निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक होता है। अब यहाँ पर हम लोग परिमाणवाचक में भी वही होता है, जहाँ एक निश्चित परिमाण का पता चलता है वहाँ निश्चित परिमाणवाचक, और जहाँ उसकी मात्रा का पता नहीं चलता है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग होता है। सार्वनामिक होते हैं बेटा, जहाँ एक सर्वनाम शब्द को एक विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है, वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। अब हम लोग इसमें करते हैं कि कोई आदमी मिलने आया है। यह संख्यावाचक तो है लेकिन एक निश्चित संख्या के बारे में नहीं बता रहा, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद आता है क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर 11 शब्द है वो एक संख्या के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक। राम ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर 4 मीटर मतलब एक परिमाण, जो एक नाप है वो एक निश्चित रूप में दिया गया है 4 मीटर के रूप में, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग हुआ है। रमेश अच्छा बालक है, तो यहाँ पर अच्छा मतलब उसका गुण बताया गया है। अच्छा शब्द क्या है, उसका गुण बता रखा है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण। उस बाग में गुलाब के फूल हैं, उस जो शब्द है वो क्या है, एक सार्वनामिक यानी एक सर्वनाम शब्द है, और उसको एक विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है क्योंकि वो उस बाग की विशेषता बता रखा है। यानी किसी भी सर्वनाम के आगे जब कोई संज्ञा शब्द प्रयोग हो जाता है तो और उसकी विशेषता बताई जाती है, तो वहां पर हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर संज्ञा शब्द आया है बाग। ठीक है, तो ये एक सर्वनाम है जो विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। उसके बाद हमारा आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए वाक्यों में जो मोटे काले शब्दों के व्याकरणिक आपको नाम लिखने की, ये क्या है। जैसे पानी बहुत ठंडा है, ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण बताया गया है। हम लोग यहाँ पर वैसे बहुत ठंडा है तो इसलिए पर विशेषण यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ ठीक है हम लोग विशेषण का ही पार्ट है, तो यहाँ विशेषण। रुबीना मेहनती लड़की है, मेहनती है, तो यहाँ पर मेहनती जो शब्द है वो भी क्या आएगा, विशेषण आएगा। बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे क्या है, वो एक कार्य को दर्शाता है, कार्य है, तो इसलिए खेलना एक क्रिया के रूप में यहाँ पर लिया गया है, तो हम लोग व्याकरणिक नाम उसका होगा क्रिया। फिर आता है चांद, चांद चमक रहा है, चांद क्या होगा, एक संज्ञा शब्द है। वे भले इंसान है, वे क्या हुआ, जो सर्वनाम शब्द है ये वे, तो यहाँ सर्वनाम। सलमा भी साथ गई है, तो यहाँ पर भी जो है वो क्या है, हमारा निपात शब्द है। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि निपात शब्द होते हैं जो एक उस पर विशेष बल देते हैं, यानी वाक्य के अर्थ पे कोई एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, एक विशेष बल दिया जाता है, वहाँ निपात शब्द होते हैं वो। जैसे सलमा भी साथ गई है, तो भी का अर्थ अगर यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, अगर हम लोग कहें सलमा साथ गई है, ठीक है, तो हमें नहीं मालूम पड़ता कि उसके साथ और भी कोई है सलमा के साथ में। जैसे एक तो वो व्यक्ति है जिसके साथ वो गई है, हमें ये नहीं मालूम कि तीसरा व्यक्ति भी है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सलमा भी साथ गई है, यानी उसके साथ कोई और भी है, तो यहाँ पर निपात शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर हमारा है साइकिल सीखने के बारे में, यहाँ पर आओ लिखें, यानी हमारे लेखन कार्य के लिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि साइकिल सीखने के बारे में आपकी और अपर्णा की बातचीत, आपको संवाद यहाँ पर लिखने हैं कि मान लो अगर आप लोगों को साइकिल सीखनी है तो आप किसी के साथ क्या बातें करोगे। तो मैं यानी मैं क्या बोलती हूँ, मैंने अपर्णा को हेलो अपर्णा कैसी हो, अपर्णा उसमें उत्तर देती है हेलो मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कि तुम कैसी हो। मैं मैं भी अच्छी हूँ। अपर्णा कहती है तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा मैं साइकिल चलाने जा रही हूँ। अपर्णा, क्या तुम मुझे भी साइकिल चलाना सिखा सकती हो। मैंने कहा मैं, हाँ हाँ क्यों नहीं।
अपर्णा, क्या तुम मुझे आज से ही साइकिल सिखाना शुरू कर दोगी? कर सकती हो? तो उसके बाद भी आप लोग ये संवाद आगे बढ़ा सकते हो। सिर्फ आप लोगों को ये सोचना है कि अगर आपका साथी, आपका जो मित्र है, आपकी सहेली है, वो आपके सामने है, तो उनसे आप लोग क्या क्या बात कर सकते हो, वही बातें बस इधर आपको लिखनी है। यानी आपके संवाद, आपकी बातचीत इधर वो लिखनी है कि आप दोनों अगर बातचीत कर रहे हैं तो आपके क्या क्या संवाद होंगे, वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है बेटा, जिसमें हम लोगों ने ये लेखन संबंधी कार्य किया है। उसके बाद जो हमारे व्याकरण विषय है, ये सारे के सारे हम लोगों ने किए हैं। हमारा इसमें मुख्य जो विषय दे रखा था, वो दे रखा था अलंकार। तो अलंकार की हमने पुनरावृत्ति यहाँ पर रूपक अलंकार की है, उपमा अलंकार की, मानवीकरण अलंकार की और अनुप्रास की। तो यहाँ पर इन 4 अलंकार की हमें यहाँ पर पुनरावृत्ति यानी इसकी दोहराई की है, जिसमें मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा अलंकार। तो आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। थैंक यू बेटा।